बच्चों गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद इसे शुरू करेंगे। बहुपद के बारे में जानने से पहले आपको कुछ परिभाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है चर। चर क्या होता है? चर, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। इसे हम दो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं समय, टाइम देखना। अगर आप एक घड़ी में टाइम देखेंगे तो आप टाइम कुछ इस प्रकार बताते हैं। आपसे कोई पूछे कि कितना समय हुआ है तो आप कहेंगे 10:22। लेकिन मैं अगर कहूं कि आपने सेकंड भी शामिल करना है तो आप समय कैसे बताएंगे? 10:22:15। मैं आपको कहूंगा जरा देखिए, क्या आपने टाइम ठीक देखा है? आप दोबारा देखते हैं, तब तक 10:22 हो सकता है 22 सेकंड हो जाए। मैं फिर कहूंगा जरा दोबारा से टाइम देखिए, आप फिर देखेंगे उस समय घड़ी में हो सकता है 10:22:50 हो जाए। समय बार बार बदल रहा है, उसका मान बदल रहा है, वो स्थिर नहीं है। इसीलिए समय यहां पर चर है। हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। आप मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और आपकी मोटरसाइकिल चल रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आप एक जगह से दूसरी जगह की आपकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। यानी टाइम भी बदल रहा है और आपकी दूरी भी बदल रही है। यानी यहां पर दोनों ही चीजें चर है, आपका टाइम भी, और एक जगह से आप दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो आपकी दूरी भी बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। उसे हम चर कहते हैं। चर, गणित में चर को प्राय चर को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। चर को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, x, स्मॉल y, स्मॉल z इत्यादि। अक्सर आप देखेंगे कि हम चर के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी के अक्षर कैसे? छोटी स्मॉल लेटर्स, x, स्मॉल y, स्मॉल z। लेकिन अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल केवल चर के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है। चर के लिए भी होता है और आगे एक और परिभाषा आ रही है, अचर, उसके लिए भी होता है। पहली बात आपने ध्यान दी, चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। मैंने आपको बताया कि मान कैसे बदलता रहता है। और चर को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के जरिए दर्शाते हैं। लेकिन
अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल केवल चर को दर्शाने के लिए ही होता है या कहें चर को दिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं अचर। अचर हिंदी में अगर किसी के आगे अ अक्षर लग जाए तो आप भली भांति जानते हैं कि उसका मतलब होता है नहीं। अचर, चर नहीं, मतलब जो चर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अचर। लेकिन यह सही परिभाषा नहीं है। इसको कैसे समझें? जो चर नहीं है, मतलब अगर चर क्या था? जिसका मान बदलता रहता है, तो अचर जिसका मान नहीं बदलता है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अचर वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है। या कहें स्थिर रहता है। वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है या स्थिर रहता है, जिसका मान एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। अब अचर कौन है? हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर हैं। दूसरी बात, आपने पाई के बारे में सुना होगा। पाई, जिसका मान आप 22/7 लेते हैं। ये भी एक अचर है क्योंकि इसका मान स्थिर है, इसका मान कभी नहीं बदलता। पाई का मान हमेशा 22/7 रहता है, इसीलिए पाई एक अचर है। और सभी संख्याएं, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, वो सभी भी अचर में आती हैं। इसके अलावा कई बार अचर को दर्शाने के लिए भी अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इत्यादि। बच्चों, अब मैं दोनों की साथ में कंपैरिजन करता हूं, तुलना करता हूं, उससे आपको और क्लियर होगा ये कंसेप्ट। चर जिसका मान बदलता रहता है, ध्यान करें, कौन था? टाइम। जब आप घड़ी में टाइम देखेंगे तो वो उसका मान बार बार बदल रहा है, स्थिर नहीं है, तो यानी वहां पर समय का जो मान है वो चर है। ठीक है। और चर को दर्शाने के लिए आमतौर पे हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और यहीं अगर हम अचर की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी हिंदी में किसी नाम के आगे आ शब्द लग जाए तो उसका मतलब होता है नहीं, चर नहीं है। अगर ये चर नहीं है
तो इसके अंदर चर की गुण भी नहीं होंगे। और हुआ भी ऐसे, चर में क्या था, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, और अचर इसका उल्टा है, वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है या कहें स्थिर रहता है। अब इसको समझना बड़ा आसान है। पाई, पाई का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा। पाई का मान स्थिर है 22/7। कई बच्चे कहेंगे कि सर नहीं, पाई का एक मान 3.14 भी होता है। तो बच्चों ये इसी को हल करके आया है, यानी ये दोनों एक ही बात है। पाई का मान हमेशा स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है, इसीलिए पाई एक अचर है। हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी अचर में आती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग भी अचर को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों परिभाषाएं समझ आई होंगी। अब हम अगली परिभाषाओं पे चलते हैं। अगली परिभाषा है बच्चों पद। पद क्या होता है, इसे समझने से पहले मैं इसकी पूरी परिभाषा लिखता हूं। जब एक चर और एक अचर गुणा या भाग द्वारा आपस में बंधे हुए हों तो वह पद कहलाता है। मैंने पद की परिभाषा लिखी, इसे एक बार और पढ़ते हैं। जब एक चर और एक अचर गुणा या भाग द्वारा आपस में बंधे हुए हों तो वह पद कहलाता है। इसे समझते हैं एक उदाहरण से। मैंने एक उदाहरण लिया 3x। अब आप पहचान कर सकते हैं इसमें चर कौन है, x। जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग ज्यादातर चर के लिए किया जाता है। यहां पर चर कौन है, x। और हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, अचर। तो 3 क्या हुआ, अचर। ये एक अचर और एक चर, दो बातें मिल गई। तीसरी बात, गुणा या भाग में से कोई एक होना चाहिए। तो याद रखें, एक अचर और एक चर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। इसका मतलब ये वास्तव में 3 गुणा x है, क्योंकि एक अचर और एक चर की गुणा नहीं होती, इसीलिए इसकी गुणा को इस प्रकार लिखा जाता है 3 गुणा x। इसका मतलब 3x होता है। तो ध्यान से देखा जाए तो पद के लिए 3 बातें होनी चाहिए, एक चर होना चाहिए, एक अचर और गुणा या भाग में से कोई एक। तो ध्यान करें, एक अचर, नंबर 2 एक चर और गुणा। इन दोनों के बीच में कोई निशान ना होने का मतलब गुणा का निशान माना जाएगा, यानी ये एक पद है। ठीक है, अब 4/y क्या ये पद है? अब तक आपको समझ आ गई होगी बात। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ ये पद है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें भी तीनों बातें हैं। कौन कौन सी? ये भी तीनों शर्तें पूरी करता है। एक अचर 4, एक चर y
और ये जो बटे का निशान है ये भाग को दर्शाता है। तीनों बातें पूरी होगी, एक चर, एक अचर, गुणा या भाग। एक अचर, एक चर और भाग, तो 4/y भी हमारा एक पद हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर t, t का मतलब है चर। अगर मैं इसकी शक्ति 2 कर दूं और अब आपसे पूछूं कि ये क्या है, पद की बात बाद में करेंगे, पहले तो ये चर है या अचर। तो ध्यान रहे, t एक चर है, उसकी कितनी भी शक्ति होगी वो सारा ही एक चर माना जाएगा। यानी t की शक्ति 2 होने के कारण से ये अचर नहीं होगा, ये चर ही होगा। याद रखें, किसी चर की शक्ति अगर एक अचर है तो भी वो चर माना जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। z, अकेला z आया, क्या अब ये पद है? आपके मन में अगर जवाब आ रहा है ये पद नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पद होने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, या कहें 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, एक चर होना चाहिए, एक अचर और गुणा या भाग में से कोई एक। लेकिन यहां ध्यान करें तो हमारे पास सिर्फ एक चर है, अचर नहीं है, ना ही गुणा भाग है। तो क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूं, 1 गुणा z। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 4th-5वीं क्लास से आपको बताया जाता है कि एक की गुणा किसी से की जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर z के साथ में 1 की गुणा करूंगा तो z पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी z था अब भी z रहेगा। लेकिन इससे हमें क्या लाभ हुआ, हमें ये एक पद मिल गया। जरा ध्यान से देखें, अब आपको समझ आ गई होगी, एक चर, एक अचर और गुणा, तीनों शर्तें पूरी हो गई। ये वाला भाग मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। इसका मतलब क्या निकालें? इसका मतलब अगर अकेला चर भी आएगा तो आगे से वो क्या माना जाएगा, पद माना जाएगा। इस महत्वपूर्ण बात को मैं लिख भी लेता हूं, अकेला चर भी पद होता है। अब एक और उदाहरण पर चलते हैं। 6, अभी आपको पता चल गया कि अगर अकेला चर है तो वो भी क्या माना जाएगा, पद माना जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये पद नहीं है, और बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये भी पद होगा, तभी सर ने इसको पद के उदाहरण में लिखा है, जैसे ये बाद में पद बन गया था ये भी बन जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, फिलहाल ये पद नहीं है, क्योंकि पद होने के लिए 3 बातें पूरी होनी चाहिए, एक चर, एक अचर और गुणा या भाग में कोई एक। लेकिन यहां पर तो अकेला अचर है, तो जरा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 1। आप कहेंगे कि सर अभी भी कोई चर इसमें नहीं है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहां, 6 गुणा x की शक्ति 0। अब आपको एक नियम याद करना होगा जो आपने 8वीं और 9वीं दोनों कक्षाओं में पढ़ा है। क्या? किसी की शक्ति 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ध्यान रहे, 0 की शक्ति 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो परिभाषित नहीं है। 0 को छोड़कर किसी की भी शक्ति अगर 0 है
तो उसको 1 माना जाता है। इसका मतलब 1 की जगह मैं x की शक्ति 0 लिख सकता हूं। अब अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास एक चर भी है, एक अचर और गुणा, तीनों बातें पूरी हो गई, तीनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब ये भी क्या है, पद। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपने जो बात याद रखनी है कि अकेला अचर भी पद होता है। इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं। बच्चों, ये पद की परिभाषा और ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। पद क्या है? जब एक चर एक अचर गुणा या भाग द्वारा आपस में बंधे हुए हों तो पद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे 3x, देखो एक चर भी है, एक अचर है और गुणा है, ये पद है। 3 बातें पूरी। ऐसे ये भी एक पद है क्योंकि एक अचर, एक चर और भाग। लेकिन हमने यहां पर समझा कि अकेला अचर वो भी क्या कहलाएगा, पद, और अकेला अचर वो भी क्या कहलाएगा, पद। अब हम अगली परिभाषा पर चलते हैं। अगली परिभाषा है हमारी व्यंजक। पहले मैं परिभाषा पढ़ता हूं। जब एक या एक से अधिक पद जमा या घटा द्वारा आपस में बंधे हुए हों तो वह व्यंजक कहलाता है। शायद परिभाषा पढ़ने से आपको समझ ना आई हो। अब मैं इसको समझाता हूं। जब एक या एक से ज्यादा कह सकते हैं पद, यानी पद की बात है, इसका मतलब व्यंजक आपको तब समझ में आएगा जब आपको पद के बारे में पता होगा। और अभी हमने पिछली परिभाषा पद के बारे में ही की है और वो आपको बेहतर ढंग से समझ आ चुकी है। अब एक या एक से ज्यादा पद जमा या घटा द्वारा आपस में बंधे हुए हों तो वह व्यंजक कहलाता है। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। 3x जमा 4/y माइनस z जमा 6। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3x हमारा क्या था, एक पद। 4/y ये भी क्या था, एक पद। अकेला चर ये भी क्या है, एक पद। और अकेला चर ये भी क्या है, एक पद। ये हमारे पास एक से ज्यादा पद है। देखा जाए तो कितने पद हैं, 4 पद हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। ये सभी पद या तो जमा या घटा द्वारा आपस में बंधे हुए हैं और ये सारा मिलकर क्या बनता है, आपका व्यंजक। अब शायद आपको ये परिभाषा समझ आ रही होगी कि एक या एक से अधिक पद, एक या एक से ज्यादा पद जमा या घटा द्वारा जब आपस में बंधे हुए हों तो वह क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये एक पद, ये दूसरा पद। यहां 2 पद हैं और वो जमा से बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये भी आपका क्या कहलाएगा, व्यंजक। अब एक उदाहरण और आपके लिए, y। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप, बहुत से बच्चे ये जवाब देंगे कि सर ये चर है, क्योंकि आपने कहा था कि अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग चर को दिखाने के लिए किया जाता है या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये y एक चर है, लेकिन इसके अलावा ये और कुछ भी है। y एक पद भी है। अगर ऐसा भी किसी ने सोचा है तो वो उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि अकेला चर भी पद होता है।
और अगर किसी बच्चे ने ऐसा भी सोचा था कि ये व्यंजक है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने परिभाषा के शुरू में बोला जब एक पद, एक अकेला पद भी व्यंजक कहला सकता है, इसका मतलब ये चर भी है, ये पद भी है और ये व्यंजक भी है। तो बच्चों, जहां पर पदों का प्रयोग होगा, जब पद अकेला पद आ जाए या दो पद आ जाए या दो से ज्यादा पद आ जाए, जमा या घटा से आपस में बंधे हुए हों, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजक। अब आप बच्चों को मेरी एक बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई चर, फिर बताई अचर, फिर पद, फिर व्यंजक। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चर और अचर के बिना हम पद नहीं समझ सकते और पद के बिना हम व्यंजक नहीं समझ सकते और व्यंजक के बिना हम बहुपद नहीं समझ सकते, जो कि हमारी अगली परिभाषा है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं बहुपद की तरफ। बहुपद, जो कि इस अध्याय का नाम है। बच्चों, बहुपद पांचवी परिभाषा है और इससे पहले आपको चार परिभाषाएं पता होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी भी चाहिए। बहुपद, बहुपद क्या है? तो मैं इसकी परिभाषा लिखता जाऊंगा साथ साथ और आपको समझाता भी जाऊंगा। बहुपद ऐसा व्यंजक बच्चों, ऐसा व्यंजक, मैं बहुपद को कह रहा हूं व्यंजक। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि सर जब ये व्यंजक है तो फिर इसका अलग से नाम देने की क्या जरूरत? जब आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा व्यंजक, यानी ये व्यंजक ही हुआ। लेकिन आप में से कुछ बच्चे, जब मैंने ये सवाल उठाया तो ये भी समझ गए होंगे कि बहुपद उसका नाम मुझे इसलिए देना पड़ा, या कहें बहुपद इसलिए कहेंगे क्योंकि कुछ व्यंजक ऐसे होंगे जिसकी कुछ विशेष गुण होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुपद कुछ ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण है। और वो विशेष गुण क्या है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या हो। उसे बहुपद कहते हैं। इसे समझते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या हो। अभी शायद आप बच्चों को मेरी ये बात समझ में ना आ रही हो, जरा इसको समझते हैं। पहले तो आप ध्यान देंगे, ये तीन पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब मैं कुछ बातें दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। अकेला अचर भी एक पद होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर भी अगर आपके ध्यान ना रह गई हो तो फिर बता देता हूं। अकेला अचर एक पद है, यानी एक पद है। ये तो पद है ही, क्योंकि पद के लिए तीन शर्तें होती हैं, एक चर, एक अचर और गुणा का निशान। अगर कोई निशान नहीं है इन दोनों के बीच में तो गुणा का निशान माना जाता है, यानी ये भी पद है। अब बात करते हैं इस पे। चर की शक्ति कुछ भी हो वो चर ही माना जाएगा, यानी ये चर है, ये अचर और बीच में गुणा का निशान माना जाएगा, यानी ये भी क्या हुआ? एक पद।
तीन पद हैं जमा या घटा से बंधे हुए हो तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजक, यानी ये व्यंजक है। फिर इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहां पर जितने भी चर हैं, ये देखिए x, इसकी शक्ति कितनी है? 2, x इसकी शक्ति कितनी है? 1। कोई शक्ति नहीं है तो उसकी शक्ति 1 मानी जाती है। और 5 के बारे में मैंने आपको बताया था कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना x की शक्ति 0, यानी अगर 5 के साथ कोई चर है तो उसकी शक्ति कितनी मानी जाएगी? 0। यहां पर जो चर है उसकी शक्ति 0, उसकी शक्ति 1 और इसकी शक्ति 2। ये तीनों ही संख्याएं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार जारी रहेगा ये क्रम। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यानी अगर चर की शक्तियां इनमें से कोई एक है तो वो बहुपद कहलाएगा। जितने भी पद हैं, 3 पद है यहां पर, तीनों में जो चर हैं उन सब की शक्ति अगर पूर्ण संख्या है, यानी इनमें से कोई एक है, देखो इसकी शक्ति कितनी है? 2, पूर्ण संख्या। इसकी शक्ति कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। और इसके साथ तो चर नहीं है तो इसकी शक्ति कितनी मानी जाती है? 0। तीनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, यानी यहां पर जितने भी पद हैं उन सब की शक्ति एक पूर्ण संख्या है और इसीलिए क्या है? बहुपद। तो फिर व्यंजक और बहुपद में पहचान कैसे करेंगे? देखिए, इसकी एक पहचान है, यहां पर चर बटे में नीचे है। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, ले जा सकते हैं। पहले तो y की कोई शक्ति नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी की कोई शक्ति नहीं दिखाई गई है तो उसको 1 लेना है। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे, y की शक्ति क्या हो जाएगी? -1। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं। यहां पर एक पद हमारे पास ऐसा मिल गया जिसमें चर की शक्ति पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो याद रखें, चर की शक्ति पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसके अलावा माइनस में नहीं होनी चाहिए, या कह सकते हैं चर बटे में नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बहुपद है क्या, जो कि हमारे अध्याय 2 का नाम भी है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको इन परिभाषाओं में कुछ भी दिक्कत है या आपके मन में कोई प्रश्न है जिसका हल नहीं हो पाया, आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं।